नमस्कार साथियों, दिव्य विज्ञान के YouTube चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम है गिरीश मिश्रा। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं शिक्षण अभिरुचि जो है टीचिंग एप्टीट्यूड से संबंधित 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपको आगामी यूसेट भर्ती परीक्षा, सीटेट भर्ती परीक्षा या फिर इसी प्रकार से जो यूटेट परीक्षा होती है या फिर कोई भी आपकी शिक्षण से संबंधित कोई भी एग्ज़ाम हो जैसे बीएड, डीएलएड, सभी में ये उपयोगी सिद्ध होने वाली है। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, एक साइड इंग्लिश में है और एक साइड हिंदी में, तो आप जो है दोनों साइड जो है देखें। अब बाकी आप लास्ट में आप कमेंट कर सकते हैं कि कितने आपके सही हो रहे हैं, तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। तो देखिए, एक सामाजिक एजेंट के रूप में परिवार का प्रभाव अंततः किसके द्वारा प्रतिस्थापित हो जाता है? पेशेवर, पड़ोसी, सहकर्मी समूह या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। या फिर हम कह सकते हैं द इन्फ्लुएंस ऑफ द फैमिली एज ए सोशल एजेंट इज इवेंचुअली रिप्लेस्ड बाय। तो सही आंसर इसका होगा सहकर्मी समूह यानी पीयर ग्रुप। तो पीयर ग्रुप के रूप में जो है सबसे ज़्यादा इसमें क्या होता है, परिवार का प्रभाव अंततः सहकर्मी समूह द्वारा प्रतिस्थापित हो जाता है। इसी प्रकार समाजीकरण के वाहक कहाँ गतिविधियों का संचालन करते हैं? वेयर डज द एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन कंडक्ट एक्टिविटीज़? समुदाय में, श्रेणियों में, सहकर्मी समूह या मीडिया? तो समाजीकरण के वाहक कहाँ गतिविधियों का संचालन करते हैं? तो समाजीकरण है तो समुदाय में करेंगे, ठीक है, कम्युनिटी में करेंगे। इसी प्रकार अगला प्रश्न है, एक छात्र कक्षा में निम्नलिखित लक्षण दिखाता है। पढ़ने को लेकर चिंता दिखा रहा है, शब्दों या अक्षरों की पहचानने में उसे कठिनाई हो रही है, खराब शब्दावली कौशल है, जो पढ़ा गया उसे समझने या याद रखने में उसे कठिनाई होती है। तो ये चीज़ें उसके अंतर्गत आ रही हो। पढ़ने को लेकर चिंता जता रहा है या एंजाइटी हो रही है उसे, शब्दों या अक्षरों को पहचानने में कठिनाई हो रही है, डिफ़िकल्ट इन रिकॉग्नाइजिंग वर्ड और लेटर्स, खराब शब्दावली कौशल है यानी कि पुअर वोकेबिलिटी स्किल है, जो पढ़ा गया उसे समझने की या याद रखने में कठिनाई होती है। तो ऐसा छात्र किस प्रकार की जो है अधिगम अक्षमता या लर्निंग डिसेबिलिटी का शिकार है? तो क्या है आंसर, क्या क्या इसमें? उस छात्र को ऑस्टिक है, ठीक, रचनात्मक छात्र, क्रिएटिव स्टूडेंट है, सीखने की अक्षमता वाला एक छात्र है या मानसिक विकलांगता का एक छात्र है। तो ऑस्टिक तो नहीं होगा, रचनात्मक भी नहीं है, मानसिक विकलांग भी नहीं है, तो वो सीखने की अक्षमता उसके अंदर है, तो लर्निंग डिसेबिलिटी कहते हैं इसे। तो सीखने की अक्षमता वाला छात्र है वह छात्र। इसी प्रकार एक शिक्षक एक समावेशी कक्षा में विशेष आवश्यकता वाले शिक्षार्थियों को संबोधित कर सकता है। यानी कि अ टीचर कैन एड्रेस नीड ऑफ स्पेशली एबल्ड लर्नर्स इन एन इंक्लूसिव क्लासरूम बाई। तो पहला क्या है, अभ्यास और ड्रिल पर जोर देना और मूल्यांकन के लिए कागज पेंसिल परीक्षणों का उपयोग करना, या फिर छात्रों को निर्देश के समान तरीकों का पालन करना, या ढेर सारा लिखित होमवर्क देना और अन्य मेधावी छात्रों से उत्तरों की नकल करने पर जोर देना, या फिर प्रत्येक छात्र की सीखने की क्षमता और कमजोरियों के विश्लेषण के आधार पर विशिष्ट शिक्षण उद्देश्यों का विकास करना। तो इनमें से कौन सा आंसर सही है? क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन पूछ रहा है कि अ टीचर कैन एड्रेस नीड ऑफ स्पेशली एबल्ड लर्नर इन एन इंक्लूसिव क्लासरूम बाई। तो इसका सही आंसर होगा डी वाला। क्या है डी वाला? प्रत्येक छात्र की सीखने की क्षमता और कमजोरियों के विश्लेषण के आधार पर विशिष्ट शिक्षण उद्देश्यों का विकास करना, यानी कि डेवलपिंग स्पेसिफिक लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स बेस्ड ऑन एन एनालिसिस ऑफ ईच स्टूडेंट्स लर्निंग स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेस। बढ़ते हैं आगे। रचनावादी दृष्टिकोण बताता है कि ज्ञान के निर्माण के लिए इनमें से क्या महत्वपूर्ण है? Constructivist approach suggests that ... is crucial for constructing knowledge. विद्यार्थी का पूर्व ज्ञान, प्रायर नॉलेज ऑफ लर्नर, अनुबंध कंडीशनिंग, सजा पनिशमेंट, या फिर रटना रोड मेमोराइजेशन। तो देखो, रटना रोड मेमोराइजेशन बिल्कुल भी सही नहीं, सजा भी नहीं दे सकते हैं। कंडीशनिंग हो सकता है लेकिन ज़्यादा बेहतर है कि शिक्षार्थी का पूर्व ज्ञान। तो शिक्षार्थी का पूर्व ज्ञान एक रचनावादी दृष्टिकोण बताता है ज्ञान के निर्माण के लिए। तो विद्यार्थी का पूर्व ज्ञान, प्रायर नॉलेज ऑफ लर्नर, इसका सही आंसर होगा। बढ़ते हैं आगे।
बच्चे विभिन्न घटनाओं के बारे में सहजानुभूत सिद्धांत करते हैं। इस पृष्ठभूमि में एक शिक्षक को चाहिए, यानी क्या कह रहा है, चिल्ड्रन कंस्ट्रक्ट नेटिव थ्योरीज अबाउट वेरियस फेनोमेनन। इन दिस बैकग्राउंड अ टीचर शुड। बच्चों की इन धारणाओं को संवाद के माध्यम से चुनौती दें, यानी कि चैलेंज दिस कंसेप्शंस ऑफ द चिल्ड्रन थ्रू डायलॉग्स, या फिर बच्चों के इन विचारों को खारिज करें। डिसमिस दीज आइडियाज़ दैट चिल्ड्रन हैव, या फिर बच्चों के विचारों और सिद्धांतों को नज़रअंदाज करें। इग्नोर चिल्ड्रंस आइडियाज़ एंड थ्योरीज, या फिर बच्चों को ऐसे विचारों के लिए डांटें जो उनके शिक्षण में बाधा डालते हैं। Scold the children for having these ideas and interfere with her teaching। तो इसका सही आंसर होगा नेटिव थ्योरी जो होती है वो challenges this concept of the conceptions of the children through dialogues, यानी कि बच्चों की इन धारणाओं को संवाद के माध्यम से चुनौती दें, तो वही नेटिव थ्योरीज के अंतर्गत आते हैं। यानी कि चैलेंज दिस कॉन्सेप्शंस ऑफ द चिल्ड्रन थ्रू डायलॉग्स, बच्चों की इन धारणाओं को संवाद के माध्यम से चुनौती देते हैं नेटिव थ्योरीज के अंतर्गत। बढ़ते हैं आगे। जब छात्र पुरस्कार अर्जित करने के लिए बार बार किसी ऐसी गतिविधि जैसे किसी प्रयोग को डिजाइन करना और संचालित करना में संलग्न होते हैं जो सीधे तौर पर उस गतिविधि से संबंधित नहीं होती हैं, जैसे कि स्टार या बैज अर्जित करना, तो उनके ऐसा करने की संभावना होती है। When students rapidly engage in an activity such as design and conduct an experiment to earn a reward that is not directly related to that activity, such as earn a star or badge, they are likely to सीखने के प्रति भौतिकवादी दृष्टिकोण विकसित करना, डेवलप मेटेरियलिस्टिक एटीट्यूड टुवर्ड लर्निंग, या फिर समझने के लिए सीखने का आनंद लें, इंजॉय लर्निंग फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, या फिर इनाम के बिना भी गतिविधि करते रहना, persist in doing the activity even without the reward, या फिर दूसरों को खुश करने के लिए काम करने के बजाय अपने लिए निपुणता के लक्ष्य निर्धारित करें। सेट मास्टरी गोल्स फॉर द themselves rather than वर्क टू प्लीज अदर्स, यानी कि दूसरों को खुश करने के लिए काम करने के बजाय अपने लिए निपुणता के लक्ष्य निर्धारित करें। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा सीखने के प्रति भौतिकवादी दृष्टिकोण विकसित करना, डेवलप मेटेरियलिस्टिक एटीट्यूड टुवर्ड लर्निंग। तो इसका सही आंसर होगा ए वाला, इसका सही आंसर है। बढ़ते हैं आगे। बचपन की अवधारणा है। बचपन जो चाइल्डहुड होता है, द कंसेप्ट ऑफ चाइल्डहुड इज विभिन्न सांस्कृतिक संदर्भों में सार्वभौमिक रूप से समान, या फिर इसे कह सकते हैं यूनिवर्सली द सेम अक्रॉस डिफरेंट कल्चरल कॉन्टेक्स्ट, या फिर समकालीन सामाजिक रचनावादी सिद्धांतकारों के अनुसार एक सामाजिक उत्पाद, अ सोशल कंस्ट्रक्शन अकॉर्डिंग टू कंटेम्प्रेरी सोशियो कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरीज, या फिर कि बच्चे बुरे पैदा होते हैं और उन्हें सभ्य बनाना पड़ता है, द चिल्ड्रंस आर बोर्न एविल एंड हैव टू बी सिविलाइज्ड, या फिर कि बच्चे कुछ भी नहीं से शुरू करते हैं और उनकी विशेषताएं पूरी तरह से पर्यावरण से आकार लेती है, दैट चिल्ड्रन बिगिन विद नथिंग एट ऑल एंड देयर कैरेक्टरिस्टिक्स आर शेप्ड एंटायरली बाय एनवायरनमेंट। तो सही आंसर क्या होगा इसका? इसका सही आंसर होगा समकालीन सामाजिक रचनावादी सिद्धांतकारों के अनुसार एक सामाजिक उत्पाद, यानी कि सोशल कंस्ट्रक्शन अकॉर्डिंग टू कंटेम्प्रेरी सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरीज। तो इसका बी वाला आंसर सही होगा। बढ़ते हैं आगे। अनुभूति और भावनाओं के बीच संबंध है। द रिलेशनशिप बिटवीन कॉग्निशन एंड इमोशन इज, फर्स्ट है इसका एक दूसरे से स्वतंत्र, यानी कि अनुभूति और भावना एक दूसरे से स्वतंत्र होंगी, इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, या फिर एक दिशी हैं, यानी कि भावनाएं अनुभूति को प्रभावित करती हैं, या फिर इसे कह सकते हैं यूनिडायरेक्शनल इमोशंस इन्फ्लुएंस कॉग्निशन, या एक दिशा के अनुभूति भावनाओं को प्रभावित करती हैं, उसका उल्टा है यूनिडायरेक्शनल कॉग्निशन इन्फ्लुएंस इमोशंस, या फिर द्विदिशात्मक हैं, दोनों के बीच एक गतिशील परस्पर क्रिया होती है। बाई डायरेक्शनल है, डायनेमिक
इंटरप्ले बिटवीन बोथ। तो डी आंसर इसका ज़्यादा सही लग रहा है कि ये जो है क्या है, अनुभूति और भावनाएं, जो कॉग्निशन और इमोशन है, ये क्या है, बाई डायरेक्शनल है और दोनों के बीच में क्या है, एक गतिशील परस्पर अंतरक्रिया होती है अनुभूति और भावनाओं के बीच। तो डी आंसर इसका सही होगा। बढ़ते हैं आगे। निम्न में से कौन सा कारक सीखने को प्रभावित करता है? विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स अफेक्ट लर्निंग? छात्र का हित, इंटरेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, छात्र का भावनात्मक स्वास्थ्य, इमोशनल हेल्थ ऑफ द स्टूडेंट, या फिर शैक्षणिक रणनीतियाँ, पेडागोजिकल स्ट्रेटेजीज, या फिर छात्र का सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ, सोशल एंड कल्चरल कॉन्टेक्स्ट ऑफ द स्टूडेंट। तो इनमें से कौन सा सही होगा? तो देखिए ऐसे क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, ठीक, क्योंकि एक से ज़्यादा अगर आंसर सही हैं तो उसमें आपने ध्यान देना है। तो छात्र का हित भी होना चाहिए, भावनात्मक छात्र स्वास्थ्य भी उनका अच्छा होना चाहिए, इमोशनल हेल्थ अच्छी होनी चाहिए, शैक्षणिक रणनीतियाँ जो टीचिंग स्ट्रेटेजी हैं वो भी आपकी अच्छी बननी चाहिए, या छात्र का सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ भी टीचर को पता होना चाहिए। इसका मतलब सभी आंसर इसमें सही हैं, तो डी आंसर इसमें सही होगा। इसी प्रकार बढ़ते हैं आगे। डॉट 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 ज्ञान के सार्थक निर्माण की प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण पहलू है। आर एन इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द प्रोसेस ऑफ मीनिंगफुल कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज। सामाजिक अन्योन क्रिया, सोशल इंटरेक्शन, ड्रिल एवं दोहराव, ड्रिल एंड रिपीटिव रिकॉल, पुरस्कार और सजा, रिवार्ड्स एंड पनिशमेंट, उत्तेजना प्रतिक्रिया संघ, या स्टिमुलस रिस्पॉन्स एसोसिएशन। तो इनमें से कौन सा पहलू है? तो सबसे बेहतर है, देखो, उत्तेजना, एकदम स्टिमुलस रिस्पॉन्स करना भी जो है बहुत बेहतर नहीं माना जाता है, पुरस्कार की सजा भी ज़्यादा बेहतर नहीं है, ड्रिल और दोहराव भी नहीं होता है। सामाजिक अन्योन क्रिया या फिर सोशल इंटरेक्शन ऐसी चीज़ है जिसके ज्ञान के सार्थक निर्माण की प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण पहलू ये होता है। इसी प्रकार 10 से 12 वर्ष की आयु में सीखने के सर्वोत्तम उदाहरण को पहचानें। आइडेंटिफाई द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ लर्निंग एट द एज ऑफ 10 to 12। बच्चे की ध्यान अवधि सबसे लंबी होगी इस दौरान। चाइल्ड विल हैव द लॉन्गेस्ट अटेंशन स्पैन, या फिर बच्चा दूसरों का सहयोग करता है। चाइल्ड इज कोऑपरेटिव विद अदर्स, या फिर खराब गत्यात्मक कौशल है। क्लम्सी मोटर स्किल्स, दूसरी भाषा सीखने में रुचि नहीं होना। नॉट इंटरेस्टेड इन लर्निंग अ सेकेंड लैंग्वेज। तो सही बेहतर आंसर क्या है? बच्चे का ध्यान अवधि सबसे लंबी होगी 10 और 12 साल के बीच में, यानी कि चाइल्ड विल हैव द लॉन्गेस्ट अटेंशन स्पैन। ठीक है, एक ये सही है। दूसरा है बच्चा दूसरों का सहयोग करता है। चाइल्ड इज कोऑपरेटिव विद अदर्स, बिल्कुल सही है। तो ये दो आंसर आपके सही होंगे, फर्स्ट और दो। तो सही आंसर इसका 1 और 2। खराब गत्यात्मक कौशल बिल्कुल नहीं, बच्चा तो गत्यात्मक कौशल खराब हो नहीं सकता है, और दूसरी भाषा में रुचि नहीं लेगा ऐसा भी नहीं होता है। ठीक है, तो ज़्यादा बेहतर 1 और 2 है, तो इसका सही आंसर हो गया ए। बढ़ते हैं आगे। विकास के किस चरण में व्यक्ति को व्यावसायिक समायोजन की समस्या का सामना करना पड़ता है? एट विच स्टेज ऑफ डेवलपमेंट एन इंडिविजुअल फेसेस द प्रॉब्लम ऑफ वोकेशनल एडजस्टमेंट? प्रौढ़ावस्था में, ओल्ड एज में होता है, किशोरावस्था एडोलसेंस में होता है, चाइल्डहुड बचपन में होता है, या इन्फेंसी शैशवावस्था में होता है। यानी कि विकास के किस चरण में व्यक्ति को व्यावसायिक समायोजन की समस्या का सामना करना पड़ता है? तो किशोरावस्था, ठीक है, जिसे स्टैनली हॉल ने तूफान की अवस्था भी कहा है। तो वो ऐसी अवस्था है जिसमें व्यावसायिक समायोजन यानी कि वोकेशनल एडजस्टमेंट करने में क्या होती है, समस्या का सामना करना पड़ता है। तो ये आंसर इसका सही होगा। बढ़ते हैं आगे। एकाग्रता एवं रचनात्मकता का संबंध किस प्रकार के विकास से है? यानी कि द कंसंट्रेशन एंड क्रिएटिविटी इज रिलेटेड टू विच टाइप ऑफ डेवलपमेंट? सामाजिक विकास से रिलेटेड है, सोशल डेवलपमेंट से रिलेटेड है, मोरल डेवलपमेंट यानी कि नैतिक विकास से संबंधित है,
इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट बौद्धिक विकास से संबंधित है, या इमोशनल डेवलपमेंट भावनात्मक विकास से संबंधित है। यानी जिसमें एकाग्रता एवं रचनात्मकता आ रही है, क्रिएटिविटी आ रही है और कंसंट्रेशन आ रहा है, तो ये जो विकास की अवस्था है वो अवस्था होती है बौद्धिक विकास। बौद्धिक विकास जब व्यक्ति का हो जाता है तो उसमें एकाग्रता भी आ जाती है और रचनात्मकता भी आती है। तो सी आंसर इसका सही होगा। बढ़ते हैं आगे। अब यहाँ पे कथन और कारण, यानी कि असर्शन और रीजन, तो इस टाइप के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो देखिए क्या है, सबसे पहले कथन दिया है और दूसरा उसका रीजन होगा, ठीक है, यानी उसका कारण होगा। और हमने देखना है कि दोनों सत्य हैं या और क्या एक दूसरे का जो है वो जो है स्पष्टीकरण देते हैं या उसे पूरा एक्सप्लेन करते हैं नहीं करते हैं। तो पहले पढ़ के आप ध्यान से कथन पढ़ेंगे और उसका कारण ध्यान से पढ़ेंगे और दोनों को रिलेट करेंगे। फिर सबसे पहले है कथन है, शिक्षकों को प्रारंभिक कक्षाओं में प्रिंट समृद्ध वातावरण नहीं बनाना चाहिए। यानी कि असर्शन ए, टीचर्स शुड नॉट क्रिएट प्रिंट रिच एनवायरनमेंट इन द एलिमेंट्री क्लासरूम। और इसका कारण है भाषा का विकास जन्मजात क्षमता है, या डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज इज इनबॉर्न एबिलिटी। अब इनमें से चेक करना है कौन सा इसमें सही होगा। ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। या फिर ए और आर दोनों सत्य हैं लेकिन आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। इसी प्रकार ए सच है लेकिन आर गलत है, ए इज़ ट्रू बट आर इज़ फॉल्स। या फिर ए और आर दोनों गलत हैं, बोथ ए एंड आर आर फॉल्स। तो देखते हैं सही आंसर क्या है इसमें। देखिए सबसे पहले जो है एसर्टेशन जो है ये कह रहा है कि जो छोटे बच्चे होते हैं उनमें जो है प्रिंट रिच एनवायरनमेंट बच्चों के सामने नहीं रखना चाहिए, क्योंकि प्रिंट रिच वो ज़्यादा पढ़ेंगे नहीं, ठीक है, तो उनके सामने प्रैक्टिकल बेस ज़्यादा रखना पड़ता है, वोकेशनल ज़्यादा रखना पड़ता है। तो ए तो आपका सही होगा। और दूसरा है डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज इज इनबॉर्न एबिलिटी, यानी कि भाषा का विकास जन्मजात क्षमता है। तो जन्मजात क्षमता जो है भाषा सीखने की होती है, ठीक है, तो जन्मजात क्षमता होती है। तो ये यानी कि आर भी आपका सही है। लेकिन आर जो है जो रीजन है ए का पूरी तरीके से सही स्पष्टीकरण नहीं करता है, यानी कि ए और आर दोनों तो सही हैं लेकिन आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं करता है। तो 20 आंसर इसका सही होगा, ठीक है, क्योंकि ध्यान रखना कि जो बच्चों के सामने जो है प्रिंट रिच एनवायरनमेंट बनाने की ज़रूरत होती नहीं है, ठीक है। और जबकि डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज इज़ इनबॉर्न एबिलिटी, यानी भाषा का विकास जन्मजात क्षमता होती है, जी बिल्कुल होती है। वो बिल्कुल जन्म से ही क्या करता है, भाषा सीखने के प्रति उसके मस्तिष्क में एक डिवाइस कहते हैं उसे, ठीक, LAD ऐसी कोई डिवाइस होती है, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, वो जो है बचपन से ही उसके जो है मस्तिष्क में होती है, लेफ्ट साइड होती है। ये जो है ये थ्योरी भी है, किसी मनोवैज्ञानिक ने दिया, अभी ध्यान नहीं आ रहा है। तो LAD करके होती, चोमस्की ने दिया था LAD करके। तो 0 से 5 साल के बीच में वो बहुत सबसे ज़्यादा एक्टिव होता है। तो उस वक्त जन्मजात प्रवृत्ति के कारण ही बच्चा लैंग्वेज को बहुत अच्छे तरीके से जल्दी पकड़ने की कोशिश कर लेता है। बढ़ते हैं आगे। अब इसमें ये भी इसी टाइप का क्वेश्चन है, असर्शन और रीजन वाला। तो क्या है असर्शन ए, लड़के और लड़कियां समान लिंग वाले वयस्कों को देखकर और उन्हें सीमित करके लिंग के अनुरूप व्यवहार करना सीखते हैं। यानी कि बॉयज़ एंड गर्ल्स लर्न टू बिहेव इन जेंडर अप्रोप्रिएट वेज बाय ऑब्जर्विंग एंड इमिटेटिंग सेम सेक्स एडल्ट्स। और कारण क्या है इसका, लिंग एक विशुद्ध जैविक संरचना है, यानी कि जेंडर इज़ अ प्योरली बायोलॉजिकल कंस्ट्रक्शन। और इसमें से सही आंसर आपने ढूंढना है। ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। दूसरा है ए और आर दोनों सत्य हैं लेकिन आर ए का सही स्पष्टीकरण है। और तीसरा है ए सच है लेकिन आर गलत है। और चौथा है ए और आर दोनों गलत हैं। तो देखिए ध्यान से क्वेश्चन अगर आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। लड़के और लड़कियां क्या होती हैं, समान लिंग वाले वयस्कों को देखकर और उन्हें सीमित करके लिंग के अनुरूप व्यवहार करना सीखते हैं। तो सिंपल है, यानी कि बॉयज एंड गर्ल्स लर्न टू बिहेव इन जेंडर अप्रोप्रिएट वेज बाय ऑब्जर्विंग एंड इमिटेटिंग सेम सेक्स एडल्ट से, तो होता ही है, ठीक है।
दूसरा, लिंग एक विशुद्ध जैविक संरचना है। जेंडर इज अ प्योरली बायोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट। तो बायोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट जो है आपका जेंडर नहीं होता, जबकि सेक्स होता है। ठीक है, सेक्स आपका क्या है, एक बायोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट होता है। ठीक, जबकि जेंडर ये होता है सोशल। जेंडर आपको समाज में रहकर मिलता है, जबकि सेक्स बायोलॉजिकल होता है। तो ए तो सही होगा, लेकिन बी आपका गलत होगा। ठीक, यानी कि ए सही और आर गलत है। तो कौन सा है इसमें, ए सच है लेकिन आर गलत है। अब ए सही है आर गलत है तो एक्सप्लेनेशन की बात ही नहीं है इसमें। तो सही आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, तो ध्यान रखना, दो चीज़ें आती बहुत बारी कंफ्यूज करती। एक टर्म्स होता है सेक्स और एक होता है आपका जेंडर। इसको समझ लो, जो जेंडर होता है ये मिलता है समाज से, सोशल कंस्ट्रक्ट है। ठीक है, और जबकि सेक्स है ये आपको बायोलॉजिकली मिल जाता है। जब आप पैदा होते हैं तो आपके पैदा होने से ही आप बॉयज़ हैं गर्ल्स हैं, तो ये आपको जन्म से ही मिल जाता है सेक्स। ठीक है, जबकि जेंडर कहाँ से मिलता है, समाज से मिलता है। तो ये इस चीज़ पर कंफ्यूज मत होना, इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछा जाता है। सेक्स बायोलॉजिकल है जबकि जेंडर सोशल है। तो क्योंकि जेंडर जो है समाज आपको देता है, जबकि सेक्स का निर्धारण बायोलॉजिकली हो जाता है। बढ़ते हैं आगे। लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत में ज्ञान का निर्माण बच्चे और वयस्क ... समीपस्थ विकास के क्षेत्र द्वारा किया जाता है। यानी कि इन लेव वाइगोत्स्की थ्योरी, नॉलेज इज कंस्ट्रक्टेड बाय द चाइल्ड एंड द एडल्ट ... द जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट, यानी कि ZPD से कहते हैं, जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट। तो समीपस्थ विकास के द्वारा किया जाता है। तो ये क्या होगा, इसका बाहर होगा, आउटसाइड होगा, भीतर होगा, विदिन होगा, नीचे ब्रीथ होगा, अहेड या से आगे होगा। तो ज़्यादा बेहतर है भीतर होता है ZPD। तो आपको पता है इसका डायग्राम इस तरीके से बनता है। ठीक, ये वाला क्षेत्र होता है जहाँ पर बच्चा बिना किसी की सहायता से जो है अपना जो है कोई भी कार्य कर सकता है, और एक क्षेत्र ऐसा होता है किसी दूसरे की सहायता से वहाँ तक पहुँच सकता है। तो एक ऐसा क्षेत्र जहाँ पर खुद की सहायता से और दूसरे की सहायता के बीच वाला स्थान जो होता है, तो उसी को हम बोलते हैं ZPD। एक तो ऐसा होगा कि एक ऐसा क्षेत्र होगा जहाँ पर बिना किसी की सहायता से कोई कार्य कर सकता है। दूसरा, जैसे टीचर या किसी बड़े की सहायता से कार्य कर सकता है, तो खुद की सहायता से और टीचर की सहायता से, इन दोनों के मध्य में जो स्थान होता है उसे ZPD कहते हैं। तो वो भीतर ही होता है। ठीक, बढ़ते हैं आगे। ये ठीक, तो ये होगा लर्नर कैन डू अनएडेड, यानी बिना किसी सहायता से यहाँ पर तक कर पाएगा और किसी अन्य की सहायता से बाहर तक कर पाएगा यहाँ तक। तो लेकिन बीच में जो ऐसा स्थान होगा ZPD वाला, यानी जहाँ पर, यानी कि उसे कह सकते हैं कि जहाँ तक बच्चे की जो ग्रोथ करने की संभावना होती है उसी को ZPD कहते हैं। जैसे बच्चे को कुछ चीज़ आ रही है, एक टीचर उसे लेके बहुत आगे तक भी जा सकता है, लेकिन बिना सहायता के वो जहाँ पर तक आगे तक जाएगा उन दोनों के बीच के स्थान को बोलेंगे ZPD। तो ध्यान रखना भीतर ही होता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से क्या प्रगतिशील और बाल केंद्रित शिक्षा में शामिल नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन प्रोग्रेसिव एंड चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन? तो क्या क्या इसमें, डिजिटल प्रौद्योगिकी और शिक्षण अधिगम सामग्री का प्रयोग, यूज ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजी एंड टीचिंग लर्निंग मटेरियल, या फिर गतिविधियों, अनुभवों और चंचल खोजपूर्ण तरीकों से सीखने पर जोर दें, एम्फेसिस लर्निंग फ्रॉम एक्टिविटीज, एक्सपीरियंसेस एंड प्लेफुल एक्सप्लोरेटरी मैनर, या फिर केवल संरचित पाठ्यक्रम के साथ पाठ्यक्रम पूरा करने पर जोर देना, एम्फेसिस ओनली ऑन कोर्स कंप्लीशन विद स्ट्रक्चर्ड करिकुलम, या फिर लोकतांत्रिक और स्वतंत्र अभिव्यक्ति के साथ छात्रों की सक्रिय भागीदारी, यानी कि एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ स्टूडेंट विद डेमोक्रेटिक एंड फ्री एक्सप्रेशन। ठीक है, तो ध्यान रखना नोट पूछा गया है, नोट पूछा गया यानी जो नहीं होना चाहिए। देखो, डिजिटल प्रौद्योगिकी यानी कि डिजिटल टेक्नोलॉजी का यूज बिल्कुल करना चाहिए। ठीक है, ये तो पॉजिटिव में आया है। गतिविधियों, अनुभव और चंचल यानी कि एक्टिविटीज़ ज़्यादा करनी है, एक्सपीरियंस उनका लेना है, और प्लेफुल एक्सप्लोरेटरी मैनर से जो है सीखने पर जोर देना, ये भी पॉजिटिव आंसर है। केवल, अब देखो जहाँ पर ओनली आ गया तो उससे तो हटाए दो आप, लोकतांत्रिक ये तो होना ही चाहिए। ठीक, तो सही, तो क्या नहीं है पूछा हुआ है, नोट पूछा हुआ है, ध्यान रखना। तो नोट में
केवल वाला आंसर आएगा, तो ये आपका गलत आंसर है, निगेटिव आंसर ही सही माना जाएगा। बढ़ते हैं आगे। विकास के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? विकास के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट डेवलपमेंट? विकास एक समान है, डेवलपमेंट इज यूनिफॉर्म, या फिर विकास पूरी तरह से अप्रत्याशित है, डेवलपमेंट इज एंटायरली अनप्रेडिक्टेबल, या फिर विकास में व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती है, देयर आर इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन डेवलपमेंट, या फिर विकास विशिष्ट से सामान्य की ओर बढ़ता है, डेवलपमेंट प्रोसीड फ्रॉम स्पेसिफिक टू जनरल। तो कौन सा कथन सही है कह रहा है? तो डेवलपमेंट इज यूनिफॉर्म, एक समान बिल्कुल नहीं होता है, ठीक है। 0 से 2, 2 से 6, 7 से 11, 11 से 18 अलग अलग स्टेजेस में होता है। विकास पूरी तरह से अप्रत्याशित है, अनप्रेडिक्टेबल है, तो यानी नहीं प्रेडिक्ट कर सकते हैं आप। विकास में व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती हैं, सभी बच्चों का अलग अलग तरीके से विकास होता है, जी बिल्कुल ये सही है। विकास विशिष्ट से सामान्य की ओर होता है, जी नहीं, सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है, तो ये भी आपका गलत है। तो हमने सही आंसर देखना है। तो विकास में व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती हैं, यानी कि देयर आर इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन डेवलपमेंट, सही आंसर होगा। बढ़ते हैं आगे। वो ये भी असर्शन और रीजन्स वाले क्वेश्चन फिर आगे हैं। तो ये क्वेश्चन आजकल जो है सब जगह पूछे जाते हैं, तो इसका ध्यान रखना। क्या है? स्कूलों में, यानी कथन है, असर्शन है, स्कूलों में मध्याह्न भोजन का प्रावधान छात्रों के बेहतर पोषण स्वास्थ्य को सुनिश्चित कर सकता है। प्रोविजन ऑफ मिड डे मील्स इन स्कूल्स कैन एंश्योर बेटर न्यूट्रिशनल हेल्थ ऑफ द स्टूडेंट, तो बिल्कुल सही है। पर्यावरणीय कारक इसका कारण है, पर्यावरणीय कारक किसी व्यक्ति को आकार देने में कोई भूमिका नहीं निभाते हैं, क्योंकि विकास केवल आनुवंशिकता से निर्धारण होता है, गलत है। एनवायरमेंट फैक्टर्स डू नॉट प्ले एनी रोल इन शेपिंग एन इंडिविजुअल सिंस ग्रोथ इज डिटरमाइंड ओनली बाय द हेरिडिटी। तो देखो, विकास जो है एनवायरमेंट और हेरिडिटी का क्या है, प्रोडक्ट होता है, आपने पढ़ा हुआ है। ये कोई प्लस या माइनस नहीं होता है, ये प्रोडक्ट ही होता है। एनवायरमेंट और जो है हेरिडिटी दोनों समान रूप से ही भागीदार निभाते हैं किसी भी जो है बच्चे के डेवलपमेंट में। तो देखो, ए और आर दोनों सत्य हैं, तो दोनों सत्य तो नहीं है। ए और आर दोनों सत्य बिल्कुल नहीं है, ए सच है लेकिन आर गलत है, तो ये सही होगा, इसमें सी आंसर सही होगा। बढ़ते हैं आगे। सुनीता दोहरावदार मोटर क्रियाएं प्रदर्शित करती हैं और उसे दोस्त बनाने में कठिनाई भी होती है, हालांकि उसके पास विस्तार से ध्यान देने की उत्कृष्ट क्षमता थी। ये इनकी विशिष्ट पहचान करने वाली विशेषताएं हैं। तो यानी कि कुल मिला के डिसऑर्डर से संबंधित क्वेश्चन है कि कोई सुनीता है, वो दोहरावदार मोटर क्रियाएं प्रदर्शित करती हैं और उसे दोस्त बनाने में कठिनाई होती है, हालांकि उसके पास विस्तार से ध्यान देने की उत्कृष्ट क्षमता थी। ये इनकी विशिष्ट पहचान करने वाली विशेषता है। सुनीता exhibits repetitive motor actions and had difficulty making friends, though she had ability for excellent attention to detail. These are typical identifying characteristics of, ये क्या है? अब देखो, ये स्वलीनता होगा, ऑटिज्म होगा, डिसलेक्सिया होगा, डिस्ग्राफिया होगा, या ADHD होगा, अटेंशन डेफिसिटी हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर होगा। तो देखो, ये तो नहीं होता जिसमें ध्यान लगातार बच्चे का क्या होता है, भटकते रहता है, यानी किसी एक चीज़ पर लगातार ध्यान नहीं रख पाता है, तो ये तो नहीं होगा। डिस्ग्राफिया चित्रों से संबंधित है, डिसलेक्सिया पढ़ने से संबंधित है, तो स्वलीनता इसका सही आंसर होगा, यानी कि ऑटिज्म इसका सही आंसर होगा। बढ़ते हैं आगे। निम्न में से कौन सुनने में सहायता के लिए सहायक तकनीक का उदाहरण है? क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ असिस्टिव टेक्नोलॉजी टू एड हियरिंग। तो जो है, यानी कि सुनने में सहायता कौन करता है इसमें? ब्रेल सिस्टम, जी नहीं, ये जो देख नहीं पाते हैं उसको पढ़ने के लिए होता है, ब्रेल लिपि जिसे कहते हैं। चलने की छड़ी, वॉकिंग स्टिक, ये भी सुनने से कोई मतलब नहीं। ध्वनि विस्तारक, साउंड एम्पलीफायर, जी बिल्कुल, इससे जो है सुनने में सहायता करने के लिए यंत्र है। और आई ग्लासेस, ये तो देखने वाला है, तो ये तो होगा नहीं, तो सही आंसर इसका सी होगा। बढ़ते हैं आगे। निम्न में से कौन सी रचनात्मकता की महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग आर इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द क्रिएटिविटी? भिन्न सोच, डाइवर्जेंट थिंकिंग, विचारों की मौलिकता,
ओरिजिनलिटी ऑफ आइडियाज़, लचीलापन फ्लेक्सिबिलिटी, अभिसारी सोच कन्वर्जेंट थिंकिंग, रचनात्मकता जिसमें होती है, भिन्न सोच डाइवर्जेंट थिंकिंग बिल्कुल होती है, मौलिकता विचारों में नई चीज़ आती है, ओरिजिनलिटी आती, कहीं से चुराया नहीं होता है, और फ्लेक्सिबिलिटी लचीलापन होता है। तो 3 तो बिल्कुल होगा, कन्वर्जेंट नहीं होगा, कन्वर्जेंट जो है रचनात्मकता का लक्षण नहीं है, तो ये सी वाला गलत होगा, यानी कि हमने विशेषता बतानी तो 1 2 3 जिसमें होगा वो सही होगा, तो ए सही आंसर। पढ़ते हैं आगे। प्रभावी शिक्षण के लिए शिक्षकों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि शिक्षण गतिविधियाँ फॉर इफेक्टिव लर्निंग टीचर्स शुड इंश्योर दैट द लर्निंग एक्टिविटीज़, ए है छात्रों की पिछली समझ को विकसित करें और उसे आगे बढ़ाएं, यानी कि छात्रों की जो प्रीवियस नॉलेज होती है, बिल्ड ऑन द प्रीवियस अंडरस्टैंडिंग ऑफ द स्टूडेंट्स एंड फर्दर इट, ये बिल्कुल सही आंसर है। या फिर का उद्देश्य केवल पाठ्यपुस्तक के ज्ञान को पुनः प्रस्तुत करना है, आर एम टू ओनली रिप्रोड्यूस नॉलेज फ्रॉम द टेक्स्ट बुक, जो केवल वाले आंसर होते हैं तो ये निगेटिव आंसर में आते हैं, तो ये तो होगा ही नहीं। आर या फिर असंबद्ध और अव्यक्तिकृत है, आर डीकॉन्टेक्चुअलाइज्ड एंड डीपर्सनलाइज्ड, देखो ये भी नेगेटिव की ओर तो जाना ही नहीं है। आर एक्सट्रीमली कॉम्प्लेक्स एंड एब्स्ट्रैक्ट, अत्यंत जटिल है अमूर्त है, तो देखो निगेटिव में नहीं जाना है, तो ज़्यादा बेहतर है कि छात्रों की पिछली समझ को विकसित करें और उसे आगे बढ़ाएं, यानी कि जो प्रीवियस नॉलेज है स्टूडेंट का उसको आपने प्रमोट करना है। बढ़ते हैं आगे। ये भी असेसन और रीजन वाला क्वेश्चन है। अल्प पोषित या अस्वस्थ होने पर बच्चे बेहतर ढंग से सीखने में असमर्थ होते हैं, यानी कि चिल्ड्रंस आर अनेबल टू लर्न ऑप्टिमली व्हेन दे आर अंडर न्यूट्रलाइज्ड और वेल, ठीक, अल्पपोषित हैं, अच्छे से उनमें न्यूट्रिशन नहीं है, और अस्वस्थ हैं तो बच्चे बेहतर ढंग से सीख नहीं पाते, असमर्थ होते हैं, तो बिल्कुल सही है। अब क्या इसका रीजन भी सही है, देखते हैं। विकास के सभी क्षेत्र परस्पर संबंधित है, भौतिक विकास का संज्ञानात्मक विकास पर प्रभाव पड़ता है। ऑल डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट आर इंटर रिलेटेड, फिजिकली डेवलपमेंट हैज़ एन इम्पैक्ट ऑन कॉग्निटिव डेवलपमेंट। अब हमने चेक करना है, ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए का सही स्पष्टीकरण है, ठीक है, यानी कि ए और आर दोनों सही हैं, ठीक है, जब और आर जो है ए का सही जो है एक्सप्लेन कर रहा है। ए और आर दोनों सत्य हैं लेकिन आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है, या फिर ए सच है आर गलत है, तो दोनों ही सही, ठीक है, तो ये और ये तो नहीं होंगे, सी और डी तो होंगे नहीं, ए और आर दोनों सही हैं, ठीक है, और आर ए का सही स्पष्टीकरण भी कर रहा है, ठीक है, क्योंकि अल्पपोषित है तो भौतिक विकास में आ गया, ठीक, संज्ञानात्मक हो गया सीखने से संबंधित, तो दोनों एक दूसरे से रिलेटेड हैं, तो ए और आर दोनों सही हैं और आर ए का सही स्पष्टीकरण भी करता है। अगला प्रश्न है, यह विकास के किस सिद्धांत को दर्शाता है? बच्चा चलने से पहले खड़ा होना और बोलने से पहले बड़बड़ाना सीखता है, यानी कि विच प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट डज दिस illustrate? The child learns to stand before she can walk and babble before she talks. विकास अनुक्रमिक है, यानी कि डेवलपमेंट इज सिक्वेंशियल, बिल्कुल है। विकास सिर से पैर तक होता है, डेवलपमेंट प्रोसेस फ्रॉम हेड टू टो, ये भी होता है, ये जो है ये एक सिद्धांत भी है। विकास अव्यवस्थित है, डेवलपमेंट इज डिसऑर्डरली, बिल्कुल नहीं, ऑर्डरली होता है। विकास केंद्र से छोर की ओर होता है, ये भी एक सिद्धांत होता है। तो लेकिन हमने इन तीनों में से कौन सा सही होगा उसकी ओर जाना है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि यह विकास के किस सिद्धांत को दर्शाता है कि बच्चा चलने से पहले खड़ा होता है, ठीक, तो बच्चा चलने से पहले खड़ा हो रहा है, तो देखो सर से पैर की ओर तो ऐसा कोई इसमें लग नहीं रहा है, तो ये तो होगा नहीं। और विकास केंद्र से छोर की ओर बढ़ता है, ऐसा भी इसमें कुछ दर्शा नहीं रहा है, जबकि ये कह रहा है कि पहले चलने से पहले खड़ा होता है, ठीक, तो यानी कि एक अनुक्रमण है, एक सीक्वेंस है कि चलने से पहले खड़ा ही होगा और बोलने से पहले बड़बड़ाएगा, तो एक अनुक्रमिक है, ठीक। विकास सिर से पैर की ओर होता है, तो ये दिखाता है कि जो है पहले जो है बच्चे के जो है सर वाला हिस्सा ज़्यादा डेवलप होता है, उसके बाद धीरे धीरे पैर की ओर डेवलपमेंट होता है। और विकास केंद्र से छोर की ओर बढ़ता है का मतलब हो गया कि बच्चे का पहले मध्य वाला भाग विकसित होता है, उसके बाद जो है वहाँ से किनारे की ओर विकास होता है। तो ऐसा तो इस कथन में है नहीं,
इस वाले स्टेटमेंट में है नहीं, तो ज़्यादा बेहतर क्या है, एक क्रम है कि चलने से पहले खड़ा होगा और बोलने से पहले बड़बड़ाएगा। तो डेवलपमेंट इज सिक्वेंशियल इसका सही आंसर होगा। बढ़ते हैं आगे। जीन पियाजे और लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांतों में एक प्रमुख अंतर यह है। वन ऑफ द मेजर डिफरेंसेस इन द थ्योरीज ऑफ जीन पियाजे एंड लेव वाइगोत्स्की इज, क्या है, देखो पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास में भाषा की भूमिका पर जोर दिया है। पियाजेट एम्फेसाइज्ड ऑन द रोल ऑफ लैंग्वेज इज कॉग्निटिव डेवलपमेंट, या फिर वाइगोत्स्की ने सीखने में वंशानुगत क्षमताओं को प्राथमिक महत्व दिया है। वाइगोत्स्की गिव प्राइमरी इंपॉर्टेंस टू हेरिडिटरी कैपेसिटी इन लर्निंग, या फिर वाइगोत्स्की ने संज्ञानात्मक विकास में संस्कृति की भूमिका पर जोर दिया है। वाइगोत्स्की एम्फेसाइज द रोल ऑफ कल्चर इन कॉग्निटिव डेवलपमेंट, या फिर पियाजे ने इस बात को महत्व दिया कि बच्चा स्वयं क्या कर सकता है और साथ ही समर्थन से क्या कर सकता है, यानी कि ZPD वाली कंडीशन। पियाजे गेव इम्पोर्टेंस टू व्हाट द चाइल्ड कैन डू ऑन हर ओन एज वेल एज व्हाट सी कैन डू इट विथ सपोर्ट। तो सही आंसर क्या होगा, सबसे मुख्य अंतर क्या है पियाजे और वाइगोत्स्की के सिद्धांत में, तो ये आंसर है कि वाइगोत्स्की ने संज्ञानात्मक विकास में संस्कृति की भूमिका पर जोर दिया है, यानी कि वाइगोत्स्की एम्फेसाइज द रोल ऑफ कल्चर इन कॉग्निटिव डेवलपमेंट। ये जो है मुख्य अंतर है। बाकी सब चीज़ें, जो बाकी की 3 चीज़ें दोनों ने कही हैं, जबकि वाइगोत्स्की ने जो है संज्ञानात्मक विकास में संस्कृति की जो है भूमिका पर जोर दिया है, और उन्होंने जो 3 चीज़ें दी थी, SCL, लैंग्वेज की बात भी की, कल्चर की बात भी की, और जो है सोशल यानी सामाजिकता की बात भी की। तो SCL से ध्यान रखना वाइगोत्स्की के सिद्धांत, और बाकी के जो तीनों सिद्धांत हैं ये इसके बारे में पियाजे ने भी कहा है और लेव वाइगोत्स्की ने भी कहा है। बढ़ते हैं आगे। कैरोल गिलिगन ने लॉरेंस कोलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की आलोचना करते हुए तर्क दिया कि पुरुषों में ... की नैतिकता होती है, जबकि महिलाओं में ... की नैतिकता होती है। न्याय, देखभाल, जस्टिस, केयर, देखभाल, न्याय, केयर, जस्टिस, अच्छाई या फिर त्याग करना, गुडनेस, सेक्रीफाइस, बलिदान, अच्छाई, सेक्रीफाइस और गुडनेस। तो देखिए क्या कह रहा है, कैरोल गिलिगन critiqued Lawrence Kohlberg's theory of moral development by arguing that men have morality of, तो इसका सही आंसर होगा देखो जस्टिस यानी कि न्याय, while women have morality of care, देखभाल। यानी कि उन्होंने किस बात की आलोचना की है जो है कोलबर्ग की, कि जो कोलबर्ग थे उन्होंने कहा कि पुरुषों में हमेशा न्याय की नैतिकता होती है, और जो स्त्रियां होती हैं, वुमेन होती हैं, उनमें जो है देखभाल की मॉरलिटी होती है। तो इस चीज़ का क्रिटिसाइज किया था कैरोल गिलिगन ने। उन्होंने कहा था ऐसा जरूरी नहीं है कि पुरुषों में न्याय की नैतिकता होगी जबकि महिलाओं में देखभाल की नैतिकता होगी, जबकि ऐसा कहा था कोलबर्ग ने, और कैरोल गिलिगन ने उसकी क्या की थी, आलोचना की थी। और उनके अनुसार जो है ऐसा जरूरी नहीं कि पुरुषों में न्याय हो ही हो और महिलाओं में देखभाल हो ही हो, तो ये जरूरी नहीं है। तो इस चीज़ की उन्होंने क्या की थी, यहाँ पर आलोचना की थी, यानी क्रिटिसाइज उन्हें किया था। तो सही आंसर इसका ए होगा। अगला प्रश्न है, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा प्रश्न विश्लेषण और मूल्यांकन जैसे उच्च स्तरीय सोच कौशल का परीक्षण करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस टेस्ट हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स सच एज एनालिसिस एंड एवोल्यूशन। आप अपने क्षेत्र में निजी और सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं के बीच में क्या अंतर पाते हैं और क्यों। ठीक, यानी कि ऐसा क्या है क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन टेस्ट हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स सच एज एनालिसिस एंड इवोल्यूशन, यानी बच्चे में हायर थिंकिंग और इवोल्यूशन का जो है टेस्ट कर पाएंगे कैसे वाले क्वेश्चन। व्हाट डिफरेंस डू यू फाइंड बिटवीन प्राइवेट एंड पब्लिक हेल्थ सर्विस इन योर एरिया एंड व्हाई। या फिर 1964 का नागरिक अधिकार अधिनियम क्या कहता है। व्हाट डज द सिविल राइट एक्ट ऑफ द 1964 स्टेट, या फिर भारत में कितने राज्य हैं। हाउ मेनी स्टेट्स आर देयर इन इंडिया, या विधानसभा के सदस्यों का चुनाव कैसे किया जाता है। हाउ आर मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्टेड। तो देखो ये तो बिल्कुल रटने वाले क्वेश्चन, तो इनमें तो होगा नहीं। ठीक, ए और डी में देखो कौन ज़्यादा जो है बच्चे में हायर ऑर्डर थिंकिंग जो है क्रिएट कर पाएगा। तो देखो विधानसभा में सदस्यों का चुनाव कैसे होता है।
ठीक है, ये कैसे वाला क्वेश्चन है, इसमें भी होगा। आप अपने क्षेत्र में निजी और सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं के बीच में क्या अंतर कर पाते हैं और क्यों? तो देखो यहाँ क्या कर पाते हैं और क्यों कर पाते हैं, तो इसमें ज़्यादा जो है बच्चे को सोचने पर मजबूर होना पड़ेगा। तो सही आंसर ए होगा इसका, ठीक है। ये भी हो सकता है लेकिन ज़्यादा बेहतर ए है, यानी कि व्हाट डिफरेंसेस डू यू फाइंड बिटवीन प्राइवेट एंड पब्लिक हेल्थ सर्विसेज इन योर एरिया एंड व्हाई, यानी कि आप अपने क्षेत्र में निजी और सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं के बीच क्या अंतर कर पाते हैं और क्यों। ऐसे इस प्रकार के प्रश्न बच्चों में जो है हाई ऑर्डर थिंकिंग और एवोल्यूशन का जो है अच्छे तरीके से जो है विकास कर पाएंगे। बढ़ते हैं आज के अंतिम प्रश्न की ओर। लेव वाइगोत्स्की का मानना था कि विकास क्या है। लेव वाइगोत्स्की बिलीव दैट डेवलपमेंट प्रकृति में असंतत है, इज डिसकंटिन्यूअस इन नेचर, या आनुवांशिक प्रोग्रामिंग का खुलासा है, इज एन अनफोल्डिंग ऑफ जेनेटिक प्रोग्रामिंग, या फिर सीधे परिपक्वता के परिणाम से होता है, रिजल्ट डायरेक्टली फ्रॉम मैचुरेशन, या फिर सीधे सामाजिक संपर्क के परिणाम से होता है, रिजल्ट डायरेक्टली फ्रॉम सोशल इंटरेक्शन। तो इसमें सही आंसर क्या होगा कि लेव वाइगोत्स्की का मानना है कि रिजल्ट डायरेक्टली फ्रॉम सोशल इंटरेक्शन। तो मैंने आपको बताया था 3 चीज़ें जो वाइगोत्स्की कहते हैं, SCL की बात करते हैं, सोशल, ठीक है, सोशल इंटरेक्शन है, उसमें सोशल चीज़ आ जाती है, कल्चर आ जाता है और लैंग्वेज आता है। तो यहाँ बात हो रही है सोशल इंटरेक्शन की, तो सीधा बात करेंगे सीधे सामाजिक संपर्क के परिणाम से होता है। तो डी आंसर इसका सही आंसर होगा। तो दोस्तों इस तरीके से हमने आज जो है महत्वपूर्ण शिक्षण अभिरुचि और चाइल्ड डेवलपमेंट से संबंधित जो है 30 क्वेश्चनों को किया है। उम्मीद करता हूँ आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। आप अपना स्कोर बता सकते हैं 30 में से आपको कितने क्वेश्चन आए, और इसी तरीके की और वीडियो के लिए आप हमारे YouTube चैनल से जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं अपनी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।